रेलवे ग्रुप डी आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में जो है सांख्यिकी से क्वेश्चन आएँगे और एनटीपीसी में भी इससे आएँगे। इससे क्वेश्चन जो है एसएससी में भी पूछे जाते हैं, कुछ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इससे। तो आज हम इसको समझते हैं सांख्यिकी क्या होती है? तो सांख्यिकी देखिए, सांख्यिकी को इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है इस तरीके से होती है, पहले इसको समझ लें हम स्टैटिस्टिक्स कहते किसको हैं? तो सांख्यिकी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा असंग्रहीत रॉ डाटा जिसको हम बोलते हैं, को संग्रहीत डाटा में बदलते हैं। ठीक है? और सूचना प्राप्त करते हैं। ये इसकी डेफ़िनिशन है। मतलब सांख्यिकी क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई डाटा है, जैसे मान लीजिए किसी प्लेयर ने कुछ रन बनाए या 50 ओवर का मैच चल रहा है और 50 ओवर के मैच में किस तरीके से रन बने, यानी पहले ओवर में कुछ रन बने, दूसरे ओवर में मान लीजिए 10 रन बने, पहले ओवर में मान लीजिए 5 बने, तो इस तरीके से 50 ओवर का डाटा हमारे पास है। अब उस डाटा को हम क्या करेंगे, मतलब रॉ डाटा ये हमको मिल गया। तो संग्रहीत डाटा, यानी अब हम इसको एक टेबल फॉर्म में या ग्राफ के फॉर्म में जब संग्रहीत करेंगे और इससे हमको सूचना प्राप्त होती है, तो उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? यानी एक रॉ डाटा को एक बिल्कुल मतलब सिस्टमैटिक ढंग से डाटा में पेश करना ही कहलाता है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? तो चलते देखते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? यानी स्टैटिस्टिक्स जो है वो कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा का कलेक्शन और फिर उसका क्लासिफिकेशन करना, यानी फिर वर्गीकृत करना। अब वर्गीकरण 2 तरीके से होता है क्लासिफिकेशन, एक वर्गीकृत होता है, एक अवर्गीकृत होता है, यानी नॉन क्लासिफाइड। क्लासिफाइड, नॉन क्लासिफाइड 2 तरीके के डाटा होते हैं। अभी आगे डिटेल हम पढ़ेंगे, आगे चैप्टर में। तो उसको फिर हम क्या करते हैं, टैबुलेट करते हैं, यानी टैबुलेशन फॉर्म में उसको जो है हम डाटा को रखते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं हम इसका डायग्रामेटिकल यानी डायग्राम टाइप का बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं फिर उसका, एनालिसिस ऑफ डाटा, यानी एनालिसिस करना मतलब समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, विचलन, ये 4 चीज़ें हम निकालते हैं, ठीक है? फिर उसकी व्याख्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है? उसको व्याख्या करते हैं और फिर उसके हिसाब से अनुमान लगाते हैं कि क्या हमारा अनुमान होगा, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए कोई मैच चल रहा है, अब क्रिकेट मैच पे ही हम एग्ज़ाम्पल लेके बताते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा मैच चल रहा है, पहले ओवर में मान लीजिए 10 रन बने, दूसरे ओवर में मान लीजिए हमारे बने 8 रन, तीसरे ओवर में हमारे बने 12 रन, चौथे ओवर में हमारे बने 16 रन, 5वें ओवर में बने हमारे 4 रन। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से डाटा बढ़ रहा है, ठीक है? तो डाटा क्या बढ़ रहा है 10, 8, 12, 16, 4 यानी 5 ओवर में कितने रन बने 50 रन बने। यानी पर ओवर का जो एवरेज निकला 5 ओवर में 50 रन तो 1 ओवर में 10 रन। 10 रन बना तो हम प्रेडिक्शन ये लगा सकते हैं यानी ये चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 50 ओवर का मैच है, तो पर ओवर 10 रन बन रहे हैं एवरेज, तो 50 गुणे 10 यानी 50 ओवर तक उसकी उस टीम के 500 रन बन सकते हैं, ये प्रेडिक्शन है। कन्फर्म नहीं है, ये प्रेडिक्शन कहलाता है, मतलब एक तरीके से भविष्यवाणी। हो सकता हो आगे एवरेज कम हो जाए, तो कम भी हो सकते हैं, प्रेडिक्शन बदलता भी रह सकता है। प्रेडिक्शन बदलता रहता है, लेकिन हम उससे प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि इतना एवरेज जाएगा, इतना मतलब रन बनेगा, इतना डाटा यहाँ तक जाएगा, ठीक है? तो हम समझते हैं आपको समझ में आ रहा होगा स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, ठीक है? फिर हम इसके सवाल लगाएँगे, इसके चैप्टर को हम कायदे से समझेंगे, ठीक है? तो वर्गीकरण के प्रकार कितने होते हैं? पहला प्रकार है सिंपल क्लासिफिकेशन, ठीक है? यानी अवर्गीकृत। दूसरा होता है वर्ग अंतराल, जिसमें क्लासिफिकेशन मतलब क्लास इंटरवल दिया होता है। जैसे एक दिया होता है 5 से 10, 10 से 20, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तो इस तरीके से वर्ग अंतराल टाइप का दिया होता है, उसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल। फिर आता है तीसरी चीज़ बारंबारता। बारंबारता क्या होती है? बारंबारता बंटन यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी क्या है? मतलब जो बंटन किया गया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? अभी हम समझेंगे एग्ज़ाम्पल से। फिर आता है टेली मार्क्स, टेली मार्क्स होता है 1, 2, 3 ये 5 है, 5 में 4 बना करके 4 ऐसे-ऐसे बना करके बीच से काट दिया तो उसको 5 बोला जाता है, ठीक है? ये कट गया, यानी ये कट गया तो 5 हो गया, ठीक? फिर 5वीं आती है संचयी बारंबारता, इसको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये क्या होती है अभी हम समझाएँगे एग्ज़ाम्पल में। और आरेख, यानी आरेख क्या होता है? वृत्त के फॉर्म में बनता है, सर्किल टाइप का इसे, इसको हम पाई चार्ट भी कहते हैं। स्तंभ बनता है, स्तंभ ये यूँ-यूँ बनता है स्तंभ, ठीक है? फिर एक लाइन ग्राफ बनता है, लाइन मतलब यूँ-यूँ करके ग्राफ बनता है, उसको लाइन ग्राफ कहते हैं, ठीक? फिर हम समझते हैं वर्ग अंतराल क्या होता है। वर्ग अंतराल जो होता है हमारा 2 तरीके का होता है। एक एक्सक्लूसिव मेथड होता है जिसको हम अपवर्जी रीति बोलते हैं, दूसरा होता है इंक्लूसिव मेथड, ठीक है? समावेशी रीत। तो जो हमारा जो इसकी जो अंतराल लिया जाता है वर्ग अंतराल, जैसे 5 से 10 लिया, 10 से 15 लिया, 15 से 20 लिया, तो ये इसकी लोअर लिमिट कहलाती है, ये अपर लिमिट कहलाती है। ये लोअर लिमिट है और ये इसकी अपर लिमिट है। तो एक सीक्वेंस में होता है, जैसे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। फिर एक अंतराल होता है जैसे 4 से 8 ले लिया, फिर 10 से 14 ले लिया,
16 से 20 ले लिया, तो यहाँ पर एक सीक्वेंस नहीं है। यानी लोअर लिमिट, अपर लिमिट, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट में आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। जबकि यहाँ पर है अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाती है, फिर अपर लिमिट दूसरी हो जाती है, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट में आ जाती है। तो इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव मेथड, इसको कहते हैं इंक्लूसिव मेथड, ठीक? तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आता है आंकड़ों का परिसर। परिसर क्या होता है? रेंज ऑफ डाटा। रेंज ऑफ डाटा क्या होता है? जैसे मान लीजिए आंकड़े हमारे पास 4 हैं, 4, 7, 9, 15, ठीक है? तो परिसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटा दीजिए। 15 में से 4 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा परिसर, ठीक? फिर आता है बारंबारता बंटन। बंटन क्या होता है? जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 ये कोई है, अब हमको बंटन करना है। तो 0 से 5 पहले ले लिया हमने, अंतराल बनाया। 0 से 5 के बीच में कितने हो गए? 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 भी आ जाएगा। 0 से 5 के बीच में कितने हो गए? 4। फिर 5 से 10 के बीच में कितने हो गया? तो 6, 7, 8 कहीं है? नहीं है। 5 से 10 के बीच में 9, 1 खाली है, 1 हो गया। 10 से 15 के बीच में 11 खाली है, तो 1 हो गया। इस तरीके से बंटन किया जाता है। फिर होता है टेलीचिन। टेलीचिन समझिए क्या होता है? जैसे हमारा ये वर्गंतराल है 0 से 10, इसमें बारंबारता फ्रीक्वेंसी यानी में 2 है, तो टेलीचिन 2 ये चिन्ह बन जाएँगे, डंडे ये 2, ठीक है? फिर उसके बाद 10 से 20 के बीच में कितना है? 4 है, तो 4 टेलीचिन हो गए। फिर 20 से 30 के बीच में 10 है, तो टेलीचिन इस तरीके से बनेगा, 2, 5, 5 के बन गए, ठीक है? फिर 30 से 40 के बीच में 4 है, तो बन गए हमारे 4 इस तरीके से। 40 से 50 के बीच में 11 है, तो ये इस तरीके से बन गया। फिर आता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो इसको हम कहते हैं बारंबारता जो होती है, सबसे पहले 2 लिख लिया गया, ठीक है? फिर 2 अगली बारंबारता में जोड़ के, यानी अगली बारंबारता में 2 जोड़ दिए गए, और ये यहाँ लिख दिए गए 4, 2, 6। फिर ये 6 इसमें जुड़ गया, फिर यहाँ लिख दिया गया 10, 6, 16। 16 4 में जुड़ गया, 16, 4, 20 यहाँ लिख दिया गया। तो ये कहलाती है संचयी बारंबारता। यानी इन सब का जो लास्ट में 31 आएगा, वो हमारी बारंबारता टोटल जो इसका सम होगा, वो इसके बराबर होता है। यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है? तो संचयी बारंबारता कहते हैं, ठीक? तो ये कहलाती है संचयी बारंबारता। अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल से समझते हैं सांख्यिकी को कायदे से, ठीक है? तो आपको वर्गंतराल और अवर्गीकृत आंकड़े ये सब समझ में सब आ गया। अब हम आते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति मापे, ठीक है? इस टॉपिक को हम कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति मापे। चलिए देखते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेज़रमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेज़रमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है? मेज़रमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है? चलिए देखते हैं। ये 3 तरीके की होती है मेज़रमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहली होती है समांतर माध्य। समांतर माध्य को हम इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य, ठीक है? दूसरी जो आपकी होती है, वो कहलाती है माध्यिका। माध्यिका को कहते हैं हम मीडियन। तीसरी जो आपकी होती है, वो कहलाती है बहुलक। बहुलक को हम कहते हैं मोड। तो अब हमको क्या पढ़ना है? एएम यानी अरिथमेटिक मीन, यानी हिंदी में कहेंगे समांतर, इसको हम कहेंगे अरिथमेटिक मीन या समांतर माध्य, ये पढ़ना है हमको। दूसरी चीज़ पढ़ना है आपको माध्यिका, माध्यिका पढ़नी है, ठीक है? एएम पढ़ना है, समांतर माध्य पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है माध्यिका, यानी इसको हम कहते हैं मीन, फिर पढ़ना है बहुलक। 3 चीज़ें आपको कायदे से समझना है, यानी मोड, ठीक? अब क्या-क्या होता है, चलिए देखते हैं हम। मीन, मीडियन, मोड। सबसे पहले समांतर माध्य समझते हैं। समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य में 2 तरीके के आंकड़े होते हैं। एक आपका होता है वर्गीकृत आंकड़ा, और एक होता है अवर्गीकृत, ठीक है? वर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है? जब उसमें वर्गीकरण दिया हो, क्लास इंटरवल दिया हो। अवर्गीकृत में क्लास इंटरवल नहीं दिया होता है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ समझ लेते हैं अवर्गीकृत। जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, अवर्गीकृत हो आंकड़े, ठीक है? अवर्गीकृत का मतलब एग्ज़ाम्पल से समझते हैं हम इसको। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई आंकड़े हैं, मान लीजिए 50 किलो कुछ आदमी हैं जिनके वज़न दिए हैं 50 किलो, 54 किलो, 53 किलो, 52 किलो, 56 किलो। ये हमारे पास 5 व्यक्ति हैं जिनके ये वेट दिए हैं वज़न, ठीक है?
आप पूछ रहे हैं इनका समांतर माध्य क्या होगा? तो समांतर माध्य होता है यानी एम अरिथमेटिक मीन बराबर होता है इन सबका सम, इन सबका जोड़, यानी सिग्मा एक्स अपॉन एन। इन सबका जोड़ कितना हो जाएगा? अगर हम सबको जोड़ें तो ये सब योग आ जाएगा हमारा 265। और लोग कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 लोग हैं तो n की जगह हो जाएगा 5 बटे 5। तो हमारा एवरेज कितना आ गया? 53। तो हमारा हो गया अरिथमेटिक मीन यानी समांतर माध्य हो गया 53 किलो। ये हमारा हो गया आंसर। जब आंकड़े अवर्गीकृत हों उस कंडीशन में, ठीक है? उसके बाद सेकंड कंडीशन जो हमारा कल्पित माध्य से भी निकाला जा सकता है इसको, ठीक है? आंसर वही आएगा। दूसरा मेथड है हमारा कल्पित माध्य। इसको हम कहते हैं एज्यूम करना, ठीक? तो कल्पित माध्य कैसे निकालते हैं ये भी हम आपको समझा देते हैं। एक तरीका तो ये था ये हमारा डायरेक्ट निकालने वाला अरिथमेटिक मीन, ये मान लीजिए। बी है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य से कैसे निकालते हैं ज़रा देखते हैं। कल्पित माध्य विधि जो होती है इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमने एक्स मान लिया, ये आपके जो ऊपर आए थे 50 किलो, 52 किलो, 53 किलो, 54 किलो और 56 किलो, ये एक्स था मान लीजिए, ठीक है? उसके बाद कोई हम एज्यूम कर लें ए, इसको मान लें हम ए, एज्यूम कर लें कि ए जो है वो 50 है, ठीक है? ए जो है वो 50 है। तो फिर डी निकालेंगे हम, डी क्या होता है? वो डिफरेंस, डिफरेंस जो होता है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, इसको हम कहते हैं डी। तो एक्स क्या है यहाँ 50, ये भी 50 है तो डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0, 50 में 52 में से 50 गया 2, ठीक है? 53 में से 50 गया, 53 में से 50 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 3, फिर 54 में से 50 जाएगा 4, फिर 56 में से 50 जाएगा तो 6। तो ये हमारे डी आ गए। अब इसका जो फ़ॉर्मूला लगेगा वो फ़ॉर्मूला जो होता है सिग्मा डी अपॉन एन। अब डी सिग्मा जो होता है वो इन सब का योग, इसको हम कहते हैं सिग्मा डी, यानी 0, 2, 3, 4, 6, इन सब का जोड़ कितना आ जाएगा? 15। तो सिग्मा डी की वैल्यू हो गई 15 और एन कितने थे? 5, ठीक है? और ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन फार्मूला होता है समांतर माध्य यानी अरिथमेटिक मीन बराबर होता है ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ये फार्मूला लगता है, ठीक है? तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5, सिग्मा डी कितना हो गया? 15/5। ए की वैल्यू है 50 प्लस 15/5, यानी 50 प्लस 5 तियाँ 15 कट गया ये, प्लस 3 बराबर 53। आंसर वही आएगा 53 केजी। इसको हम इस विधि को कहते हैं कल्पित माध्य विधि, ठीक है? नेक्स्ट जो आपका आ जाता है जब आंकड़े वर्गीकृत हों। मान लीजिए आपका कोई आंकड़ा वर्गीकृत हो, ठीक है? जब आंकड़े वर्गीकृत हों तो क्या करेंगे? हुँ, दूसरा तरीका आपका आंकड़े वर्गीकृत हो तो समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? समांतर माध्य हम कैसे निकालेंगे? तो ज़रा हम टेबल बनाते हैं। तो हमें प अंतराल दिया हुआ है, मान लीजिए ये हमारा दिया है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है? अब हम वर्ग अंतराल कितना दिया है? 3 से 5, 5 से 7, 7 से 11, 7 से 9 सॉरी, 9 से 11, कोई एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं, 11 से 13, 13 से 15, एक एग्ज़ाम्पल लिया हमने। 3 से 5 में कितनी संख्या है? फ्रीक्वेंसी हम निकाल लें, एफ यानी श्रमिकों की संख्या। मान लो कोई मज़दूर है, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मान लो 3 से 5 अंतराल वाले मज़दूर श्रमिकों की संख्या जो 7 है, 5 से 7 वालों की 10 है, 7 से 9 के बीच में जो है 23 है, 9 से 11 के बीच में 51 है मान लीजिए, फिर 11 से 13 के बीच में 6 हैं और 13 से 15 के बीच में 3 है, ठीक है? मतलब मज़दूर जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, तो ये इतने-इतने हैं, ठीक? फिर इनका मध्यमान निकाल लेंगे, यानी मध्यमान एक्स, एक्स निकाल लेंगे। तो एक्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, यानी 3 5 का आधा, 3 5 8 हो गया, 8 का आधा 4, ठीक है? 5 7 12 हो गया, आधा हो गया 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, ठीक है? नेक्स्ट टेबल में हम निकालेंगे एफ एक्स, एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स कितना हो गया? 7 चौक 28, गुणा कर देंगे दोनों की, तो 28 हो जाएगा। 10 छंग 60, 10 छंग 60 हो गया, 23 अट्ठे, 23 अट्ठे हो जाएगा 184, ठीक है? 51 दशामन 510, 12 छंग 72, फिर 14 तियाँ 43, ये हो गया एफ एक्स। अब हमारा जो फार्मूला लगता है यानी अरिथमेटिक मीन बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एफ एक्स जो जोड़ लेंगे सिग्मा एफ एक्स, इसका सम जो हो जाएगा हमारा, ये सब जोड़ लेंगे 28 हो गया, तो मिला के जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 896। और एन कितना हो गया? एन जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी है? ये एफ है, तो एन बराबर हो गया हमारा 100।
फ्रीक्वेंसी सब जोड़ लीजिए तो 100 आ गई यहाँ, ठीक है? तो सिग्मा एफएक्स अपॉन एन फार्मूला होता है, तो ये हो जाएगा 896 बटे एन की वैल्यू है 100, यानी समांतर माध्य हो गया 8.96, ये हमारा समांतर माध्य हो गया, ठीक है? इस तरीके से हमारे जो सवाल हैं वो लगेंगे, ठीक? तो ये आपका आ गया यहाँ पर, ये जब आंकड़े वर्गीकृत हों, जब कल्पित माध्य से निकालना हो, तो ये अवर्गीकृत की कंडीशन में ये आपके सवाल लगेंगे, ठीक है? तो अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमारा समांतर माध्य से रिलेटेड हो गया। अब ज़रा हम माध्यिका को समझते हैं कि माध्यिका क्या होती है। तो माध्यिका देखिए क्या होती है, माध्यिका को हम समझते हैं कायदे से। माध्यिका, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मीन। अब माध्यिका जो होती है, इसमें 2 तरीके के होते हैं, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों या वर्गीकृत हो। आंकड़े अवर्गीकृत, पहले हम ये ले लेते हैं, आंकड़े अवर्गीकृत हों, ठीक है? अब अवर्गीकृत आंकड़े में, तो हम पहले आंकड़े लिखें, जैसे कोई एग्ज़ाम्पल लिख लें। अच्छा, अवर्गीकृत आंकड़े में 2 तरीके के आंकड़े होंगे, एक आपका सम होगा, एक होगा विषम। यानी आंकड़ा विषम भी होता है और आंकड़ा सम भी होता है, ठीक है? विषम का मतलब जैसे ऑड नंबर, ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई गिनती दी हुई है, मान लीजिए 2 दिया है, 5 दिया है, 8 दिया है, इस तरीके से दिया, तो ये 3 क्या हो गई, विषम, ठीक है? और अगर जो मान लीजिए एक और इसमें जोड़ दें, मान लीजिए 4 और जोड़ दें, तो ये 4 गिनतियाँ हो गई, तो ये हो गया सम। तो दोनों के लिए फ़ॉर्मूला अलग-अलग लगाएँगे। विषम जब हो तो माध्यिका हमारा जो फ़ॉर्मूला लगता है n+1/2वें पद का मान, ये लगता है हमारा सम वाले में। और विषम वाले में लगता है, ये विषम वाले में लगता है, और जब सम पद दिए हों तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2, ये करते हैं, ठीक है? तो चलिए दोनों का एग्ज़ाम्पल समझते हैं हम कायदे से, एग्ज़ाम्पल से ही समझ में आएगा हमको। तो पहले हम विषम वाला एग्ज़ाम्पल ले लें। अब विषम आंकड़े दिए हों, एग्ज़ाम्पल है जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में मतलब कुछ लोग काम कर रहे हैं या कोई आंकड़े दे रखा है। मान लीजिए हमारे पास आंकड़े दिए हैं विषम 5, 3, 9, 7, 8 और 1, ये आंकड़े दिए हैं विषम, ये सम है, ठीक है? अ, विषम वाला ले रहे हैं तो 11, एक और ले लिया हमने। मान लीजिए आंकड़े दिए गए हैं हमारे पास, और ये आंकड़े टोटल कितने हैं हमारे पास, 7 आंकड़े हैं, तो 7 आंकड़े जो हमें विषम हो गए। तो हमारा फ़ॉर्मूला लगेगा, अगर जो हमको माध्यिका पूछना है, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम इनको सीरियल से लगा लें, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में कर लें इसको, यानी बढ़ते हुए कर लें। तो सबसे पहले सबसे कम लिखा जाएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखा जाता है, ठीक है? तो सबसे कम कौन हो गया? 1, 3, 5, 7, 9, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, फिर 11। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर लिख लें, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है? असेंडिंग ऑर्डर ये हो गया। अब हमारे पास 7 यहाँ पर आंकड़े हैं, तो हमें फ़ॉर्मूला लगेगा n+1/2वां पद। n कितने हैं? 7 है, तो 7 + 1/2, यानी 7 एक 8, 8/2 का मतलब 4। तो चौथा पद जो हमारा होगा, वो हमारा माध्यिका हो जाएगा। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी 7। यानी हमारी जो माध्यिका है, वो हो गई 7, ये हमारी माध्यिका हो गई। अब मान लीजिए हमको निकालना है इसी में जो विषम की बजाय सम हो, सम आंकड़े हों, ठीक है? सम आंकड़े का मतलब हम इसमें से एक गिनती कम कर दें। मान लीजिए यहाँ पर 5 दिया है, 3 दिया है, 9 दिया है, 7 दिया है, 8, ठीक है? तो ये एक और ले लीजिए, मान लीजिए 1 दिया है, ठीक? तो सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लें। तो 1, 3, 5, 7, 8, 9, क्योंकि ये 6 हैं। अब हमारा सम वाला फ़ॉर्मूला लगेगा। सम वाला फ़ॉर्मूला क्या होता है? ये n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और दोनों का आधा जोड़ के आधा कर दिया जाएगा। n/2वां पद कितना हो गया? n कितना है यहाँ पर? 6 है, टोटल गिनतियाँ 6 हैं, तो 6/2वां पद प्लस 6/2 प्लस 1वां पद, ठीक है? 6/2वां पद प्लस 6/2 प्लस 1वां पद। 6/2 का मतलब तीसरा पद, तीसरा पद प्लस 6/2 यानी 3, और एक 4, चौथा पद बटे 2, इन दोनों का बटे 2 भी दिया जाएगा। तो तीसरा पद कौन-सा आ गया आपका? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी 5, चौथा पद 7। तो 5 और 7 जोड़ दें, 5 + 7 बटे 2, 7 5 12 बटे 2 यानी 6। तो इसका आंसर हो गया 6, यानी माध्यिका हो गई आपकी, ये हो गई आपकी माध्यिका। तब जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, जब आंकड़े अवर्गीकृत और सम विषम दोनों आपको समझ में आ गया होगा, वर्गीकृत
अवर्गीकृत, विषम और सम, ठीक है? उस कंडीशन में ये है। अब आंकड़े जब वर्गीकृत हों, अब हमारे पास क्या कंडीशन है, जब आंकड़े वर्गीकृत हों, तब हमारी माध्यिका क्या होगी? माध्यिका क्या होगी? तो ज़रा हम इसको समझते हैं। जब हमारे पास वर्गीकृत आंकड़े हों, तो एक टेबल देखते हैं, एक टेबल समझते हैं हम। तो इसमें वर्ग अंतराल ले लें, फिर बारंबारता ले लें, फिर आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लें, ठीक है? यानी संचयी बारंबारता। अब वर्ग अंतराल हम ले लें 0 से 10, कोई एग्जाम्पल है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है? और 40 से 50, ये हमारे पास अंतराल है। बारंबारता कितनी है? मान लीजिए 0 से 10 के बीच में 3 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर आपकी मान लीजिए 4 है, फिर 5 है, ठीक है? तो बारंबारता ये हो गई, तो इसको हम टोटल करेंगे, यह हो जाएगा हमारा n, n बराबर हो गया 19, ठीक है? अब हम माध्यिका का जो फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं, उस फ़ॉर्मूले को आप ध्यान से समझिए, ठीक है? जब आंकड़े वर्गीकृत हों, तो इसके लिए फ़ॉर्मूला लगाते हैं L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू ब्रैकेट में n/2 माइनस F, ये फ़ॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं, ठीक है? हालाँकि ये जो है, उसमें ज़्यादा पूछा जाता है एकेडमिक में, लेकिन आप समझ लीजिए, हो सकता है आपके यहाँ पूछ लिया जाए। L1 क्या होता है? लोअर लिमिट। अच्छा, माध्यिका हम किसी एक को चुन लें, तो माध्यिका मतलब बीच में जो आ जाएगा, चूँकि हमारे पास n बराबर है 19, ठीक है? तो अब हमारे पास पद कितने हो गए? यहाँ पर हो गए 7, 5 हो गए, तो बीच में जो पड़ रहा है हमारा 5 वाला पड़ रहा है, ये हम मान लें f है, ठीक है? ये f है, तो हमारा जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 और 2 जोड़ लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है? 5 और 5 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 10, 10 और 4 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 14, 14 में 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 19। तो लास्ट में ये 19 और ये 19 बराबर ही होना चाहिए। अब हमारा f ये हो गया, इससे ऊपर वाली जो बारंबारता होती है वो कहलाती है कैपिटल F, ठीक है? तो ये स्मॉल f ले लिया हमने, f क्योंकि बीच में पड़ रहा है ये। अब हम लगाएँ तो L1 जो हो जाता है उसकी लोअर लिमिट, यानी इसकी जो लोअर लिमिट है वो हो जाएगी L1। L1 इसकी लोअर लिमिट का मतलब हो गया ये L1 हो गया, और अपर लिमिट जो हो जाएगी ये कहलाएगी L2, यानी 30 हो गई L2। तो L1 हो गया 20 प्लस L2 हो गई 30 माइनस L1 हो गई 20। F की वैल्यू यहाँ पर 5 है, ठीक है? ये 5 ले लिया। N कितने हैं? N है यहाँ पर हमारे 19 बटे 2 माइनस, और कैपिटल F यहाँ पर आएगा, ये जो है F, ये कैपिटल F है। कैपिटल F की वैल्यू हो गई हमारी ये 5 माइनस 5। अब वैल्यू पुट कर दें हम, तो 20 प्लस 30 में से 20 गया, 10 बचेगा, 10 बटे 5 यानी 2, यहाँ आ जाएगा 19 बटे 2 का मतलब हो गया हमारा 9 दूनी 18, 9.5 माइनस 5, ठीक है? फिर यहाँ लिख लें 20 प्लस 9.5 में से 5 चला गया 4.5, तो 45 दूना 90 यानी 9 आ गया, 20 और 9 29, यानी हमारी माध्यिका आ गई 29। तो 29 हमारा ये आंसर हो गया। वर्गीकृत आंकड़ा वाली माध्यिका भी समझ में आ गई आपको। अब चलते हैं हम समझते हैं बहुलक। बहुलक क्या होता है? ज़रा बहुलक भी देख लें। बहुलक, बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं मोड। बहुलक बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं हम, बहुलक क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई एग्ज़ाम्पल है, कुछ आंकड़े हमारे पास हैं जो अवर्गीकृत हैं। इसमें भी 2 तरीके के होते हैं, वर्गीकृत और अवर्गीकृत, ठीक है? तो ये अवर्गीकृत हैं आंकड़े। अवर्गीकृत का एग्ज़ाम्पल समझते हैं हम, 2, 5, 3, 2, 5, 2, 1, 2, ये कोई आंकड़े दे रखे हैं टोटल। तो इसमें बहुलक सबसे ज़्यादा कौन-सा आंकड़ा ज़्यादा बार आया है? तो ज़रा आप देखिए कौन-सा ज़्यादा बार, 2 सबसे ज़्यादा बार आया है। 1, 2, 3, 4, 4 बार आया है। तो यहाँ पर बहुलक हो गया 2, जो सबसे ज़्यादा बार आया उसी को हम बहुलक कहते हैं। बहुत आसान है तरीका ये, जो सबसे ज़्यादा बार आया उसे बहुलक कहते हैं। अब आंकड़े अगर जो वर्गीकृत हो तो बहुलक कैसे निकालेंगे? वर्गीकृत वाला हम समझते हैं, वर्गीकृत की टेबल बनाते हैं। सबसे पहले वही चीज़ वर्ग अंतराल, और दूसरे में आपका आ जाएगा बारंबारता, यानी फ्रीक्वेंसी। वर्ग अंतराल ले लें हम, वर्ग अंतराल ले लें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है? अब बारंबारता आप ले लें इनकी, बारंबारता मान लीजिए दे रखा है 6, 2, 8 और आपका जो है 4 और 3, ठीक है? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो, अच्छा इसके लिए फ़ॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं बहुलक का, तो बहुलक का फ़ॉर्मूला पहले हम लिख लें, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। L1 प्लस F माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 माइनस F2, और ब्रैकेट में आ जाएगा मल्टीप्लाई में L2 माइनस L1, ठीक है? ये फ़ॉर्मूला हमारा बना। अब L1 क्या हो गया? लोअर लिमिट, L2 हो गई अपर लिमिट। अब F1 F F F1 समझ लें।
तो सबसे ज़्यादा बार कौन-सा बारंबारता 8 है, तो इसको हम मान लेंगे F। और F1 जो होती है इससे पहले वर्ग की बारंबारता, यानी ये हो गई F1, और F2 होती है इसके बाद वर्ग की बारंबारता, यानी F2, ठीक है? और इसके सामने जो लिमिट पड़ेगी ये कहलाएगी L1 लोअर लिमिट, और अपर लिमिट कहलाती है L2, यानी 20 और 30 जो है लोअर अपर लिमिट है। तो ज़रा हम वैल्यू रख दें, तो L1 की वैल्यू कितनी हो गई 20, और F कितना हो गया हमारा 8, F1 कितना हो गया 2 बटे 2F, 2 इंटू F की जगह आ जाएगा 8, माइनस F1 हो गया 2, और F2 हो गया 4, और ब्रैकेट में L2 माइनस L1 यानी 30 माइनस 20, ठीक है? अब यहाँ देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लें हम। 20 प्लस 8 में से 2 गया, बचेगा 6, 8 दूनी 16, 16 में से 6 चला गया तो बचेगा 10, ठीक है? और 30 में से 20 गया तो बचेगा 10, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 10 से कट गया, 20 से 26, यानी हमारा बहुलक आ गया 26, जब आंकड़े वर्गीकृत हों, ठीक है? तो वर्गीकृत आंकड़े भी आपको समझ में आ गए, अवर्गीकृत भी समझ में आ गए, बहुलक भी समझ में आ गया आपको, और माध्यिका भी समझ में आ गई, ठीक है? बहुलक, माध्यिका और समांतर माध्य।